नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AB97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम सेंधो सभ्यता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सेंधो सभ्यता, इस सभ्यता से पहले हम भारत का नामकरण कैसे हुआ ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। भारत का नामकरण, भारत के इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत थे वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करें पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत के बाद जो हमारा जो नए अगला टॉपिक था वो था इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और दक्षिण नव पाषाण काल की जो सभ्यता थी इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सेंधो सभ्यता। सेंधो सभ्यता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हड़प्पा या सेंधो सभ्यता, इसका दूसरा नाम क्या है? सेंधो सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्या? हड़प्पा सभ्यता के 3 क्रमिक चरण थे। कितने चरण थे? हड़प्पा सभ्यता, सेंधो सभ्यता कितने चरणों में थी? 3 चरणों में थी। आरंभिक को प्राक हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आरंभिक या प्राक हड़प्पा सभ्यता, जो शुरुआती जो दौर था हड़प्पा सभ्यता का उसको आरंभिक या इसको हम प्रारंभिक या इसको प्राक हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके टाइम कार्यकाल की बात करें तो 3200 से 2600 ईसा पूर्व थे और कहीं इसको 2900 से ईसा पूर्व भी माना जाता है, परंतु ये हम डिस्कशन इसमें कर रहे हैं 3200 से 2600 ईसा पूर्व प्राक या आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। यूजीसी नेट परीक्षा में ये नहीं पूछा जाएगा कब इसका कार्यकाल था, परंतु यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे वो बनने वाले हैं कि प्राक या आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में की क्या विशेषताएं हैं, कौन से स्थल मिले हैं, क्या इसमें विशेष जो बाकी से अलग है। तो ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनने की जो उम्मीद है। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता है 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में है। उत्तर हड़प्पा सभ्यता 1900 से 1300 ईसा पूर्व के बीच में है। तो डिस्कशन विस्तार से चर्चा करते हैं इसके बारे में हम। आरंभिक या प्राक हड़प्पा सभ्यता, ये नगरीय जीवन के बीज रोपण का काल है। बस यही क्वेश्चन हमारा बन सकता है जो इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो नगरीय है, शहरी सभ्यता आई है, शहरी सभ्यता का जो बीज रोपण हुआ है मतलब उसकी जो शुरुआत हुई है किस काल से हुई है। तो यह हुई है आरंभिक या प्राक हड़प्पा सभ्यता। जो नगरीय है वो दिखाई मतलब कि उसके जो साक्ष्य हमें उनके बारे में, हमें नगरों के बारे में जो पता चल रहा है वो कौन सा है? प्राक हड़प्पा सभ्यता। यहाँ प्रॉपर रूप से विकसित नहीं हुई है, नोट कर लेना। विकसित हमारे यहाँ नहीं है, बस बीज रोपण मतलब कि जो कोई चीज़ हम शुरुआत करते हैं तो उसका शुरुआती दौर जो हमें दिखाई देने लगा है, नगरीय सभ्यता है उस दिखाई देने लगी है। कुछ ऐसे जो दौर आया है जो इससे नगरों का विकास होना शुरू हो रहा है, जो इसकी शुरुआत हुई है वो किससे हुई है? प्राक हड़प्पा सभ्यता, आरंभिक हड़प्पा से हुई है। बाद में है परिपक्व मतलब मैच्योर। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे की जो शुरुआत 2 से 5 साल है वही हड़प्पा सभ्यता को हम मान सकते हैं। जो शुरुआती दौर इसका प्राक या आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, नगरों का विकास तो बाद में होगा, परंतु जो दिखाई दी है नगरीकरण वो किसमें है? आरंभिक। परिपक्व मैच्योर है जो हड़प्पा सभ्यता, ये 2600 से 1900 के आस ईसा पूर्व मानी जाती है। यह हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व लगभग 7 वर्ष रहा था। जो हड़प्पा सभ्यता जो दिखाई दी है, जो अस्तित्व है वो मैच्योर थी। हड़प्पा सभ्यता पूर्ण रूप से परिपूर्ण थी, वो टाइम परिपक्व कहा जाता है इसको। इसके बाद उत्तर हड़प्पा मतलब इस हड़प्पा सभ्यता के बाद उत्तर या हड़प्पा परिपक्व से आरंभिक, परिपक्व या जो हड़प्पा सभ्यता से पहले पूर्व हड़प्पा या आरंभिक हड़प्पा या प्राक हड़प्पा। जो हड़प्पा सभ्यता है जो परिपक्व उसके बाद की उत्तर हड़प्पा सभ्यता, इसके नगरीकरण के पतन है। तो क्वेश्चन आएगा नगरीकरण के पतन का काल कौन सा है? वो है उत्तर हड़प्पा काल। जो प्रॉपर रूप से नगर दिखाई दिए, विकास हुआ, नगरीकरण हुआ, तो वो कौन सा था? परिपक्व में। जो उनके नगरों के जो शुरुआती दौर दिखाई दिए वो कौन सा था? वो प्रारंभिक था या प्राक हड़प्पा सभ्यता। उत्तर हड़प्पा में हम जिसे उपसीन संस्कृति या हड़प्पोत्तर भी कहते हैं, उपसीन संस्कृति या हड़प्पोत्तर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है जो इसके जो उपनाम है वो जरूरी याद करना हमें जरूरी होता है नेट एग्जाम में।
नगरीय जीवन के बीज रोपण का काल किसे कहा जाता है? आरंभिक या प्राक हड़प्पा सभ्यता। विकसित हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? परिपक्व हड़प्पा सभ्यता को। जो नगरों का पतन है जिसे उपसिन संस्कृति या हड़प्पोत्तर संस्कृति कहते हैं, उत्तर हड़प्पा संस्कृति। समाधि क्षेत्र कौन से? समाधि क्षेत्र या एच संस्कृति। कौन सी? एच संस्कृति। पाकिस्तान के पुरातात्विद जिसे समाधि क्षेत्र या एच संस्कृति भी कहते हैं, पाकिस्तान के जो पुरातात्विद है जिसे समाधि क्षेत्र एच संस्कृति भी कहते हैं, उसे भारतीय पुरातात्विद परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, जो समाधि क्षेत्र है ये भारत में इनको क्या कहते हैं और पाकिस्तान में इनको क्या कहा जाता है? पाकिस्तान के जो पुरातात्विद है जो इनको क्या कहते हैं? समाधि क्षेत्र एच संस्कृति कहते हैं। इसी समाधि क्षेत्र को भारत में क्या कहा जाता है? परवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, लेट हड़प्पा कल्चर। तो यहां से जो हमारी क्वेश्चन बनने की जो उम्मीद है वो कौन से है? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, कितने चरणों में? 3 चरणों में है। सबसे पहले बीज रोपण हुआ है नगरों का, वो किस काल में हुआ है? आरंभिक या प्राक हड़प्पा सभ्यता है। आइडिया है जो 3200 से 2600 ईसा पूर्व इसके आसपास आइडिया माना जाता है। विकसित हड़प्पा सभ्यता वो कब है? 2600 1900 है। इसको क्या कहते हैं? विकसित आ जाएगा तो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अगर पतन है वो इसको क्या कहते हैं? उपसिन हड़प्पोत्तर संस्कृति भी कहा जाता है, इसको उत्तर हड़प्पा। बात करें जो एच समाधि स्थल है उनको एच संस्कृति भी कहा जाता है, वो किसमें? पाकिस्तान में। इन्हीं को ही भारत में क्या कहा जाता है? परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। तो हमारे यहाँ से पॉइंट है वो क्लियर हुए हैं। अब बात करते हैं प्राक हड़प्पा या प्राक सेंधो। प्राक हड़प्पा या प्राक सेंधो या आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। प्राक सेंधो बस्तियां, सेंधो सभ्यता किसके बाद आई? नवपाषाण। तो क्वेश्चन बनता है सेंधो सभ्यता का जो विकसित चरण हुआ किससे हुआ है? तो नवपाषाण काल से। किसका? नवपाषाण काल से, कि नवपाषाण काल के बाद ही हमारी सेंधो सभ्यता आई है। तो प्राक सेंधो बस्तियां नवपाषाण युग था। सिंधु सभ्यता के चरमोत्कर्ष के बीच का संग्रहण, मतलब कि सिंधु सभ्यता नवपाषाण काल, सिंधु सभ्यता और नवपाषाण काल के बीच का जो केंद्र है वो कौन सा काल है? प्राक हड़प्पा सभ्यता। मतलब कि नवपाषाण खत्म हुआ है, औजार काल खत्म हुआ है, इसके बाद कौन सा युग आया? हमारा सेंधो सभ्यता आया। सेंधो सभ्यता भी कौन सा है? प्राक सेंधो आया, जिसमें पूर्ण रूप से नगरीकरण नहीं हुआ, परंतु जो नगरीकरण दिखाई दिए हमें, नगरों की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, तो वो कौन सा काल है? प्राक हड़प्पा सेंधो काल है। इसके बाद हमारा सिंधु सभ्यता आएगी जिसे हमें परिपक्व या विकसित हड़प्पा सभ्यता कहा जाते हैं। तो इनके बीच का जो काल है वो कौन सा काल है? प्राक हड़प्पा सभ्यता। जैसे मध्य पाषाण काल, जैसे पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का केंद्र क्या था? मध्य पाषाण काल था। ऐसे ही सेंधो सभ्यता, सिंधु सभ्यता और जो नवपाषाण काल है उसके बीच का जो मध्य केंद्र है वो क्या? प्राक हड़प्पा सभ्यता है या आरंभिक हड़प्पा सभ्यता है। पाकिस्तान के जो पुराविद है मोहम्मद रफीक मुगल पाकिस्तान के हैं और प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति अर्ली हड़प्पा कल्चर नाम दिया है। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति जो नाम दिया है ये किसके द्वारा दिया गया है? क्या भारतीय पुरातत्वविद थे या पाकिस्तानी? तो पाकिस्तान के रहने वाले कौन है? मोहम्मद रफीक मुगल है। इन्होंने इसको परिपक्व हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता नाम दिया है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता जो नाम दिया है, ये प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता ताम्रपाषाण काल से संबंध है। ये संस्कृतियां है किस काल से? ताम्रपाषाण काल से भी संबंध है। इनका महत्व इसमें है कि सेंधो सभ्यता के उद्भव या हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के मूल तत्वों को इन्हें संस्कृतियों में खोजा जाना चाहिए। प्राक सेंधो स्थल मतलब कि प्राक हड़प्पा सभ्यता, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता स्थल कौन सा? बलूचिस्तान है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट करना है इसमें अंडरलाइन कि जो प्राक है प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता स्थल कौन से है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में, पंजाब, सिंध, राजस्थान, दक्षिणी अफगानिस्तान से मिले हैं। मृत भांडों के आधार पर पुराविदों ने प्राक सेंधो संस्कृति या प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के अनेक क्षेत्रीय संस्कृतियों में विभाजित किया है, जैसे क्वेटा, कुली, अमरीनाल, जाब, सोंथी आदि। क्वेटा से टोकाऊ मृदभांड मिले हैं। क्वेटा से हमें क्या मिले? टोकाऊ मृदभांड। जबकि जाब से लाल मृदभांड मिले हैं। जाब से क्या मिले? लाल मृदभांड। क्वेटा से हमें टोकाऊ मृदभांड मिले हैं। महत्वपूर्ण है यह है कि इन संस्कृतियों के जो अपवाद स्वरूप जेड हमें
हरिताश्रम से पत्र को छोड़कर उन सभी कच्चे मालों का प्रयोग किया जिनका उपयोग हड़प्पा के नगरी काल की सभ्यताओं में से हुआ है। लोथल है, देसलपुर, चंदूदड़ो, आलमगीर, रोपड़ आदि प्राक सिंधु संस्कृति है जो कि प्राक सिंधु से परिपक्व सिंधु और नगरीकरण से रूपांतरित हो गए थे। तो ये रूपांतरित हो गए थे। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनने की जो उम्मीद है वो कौन से है? पहले जो हमारे क्वेश्चन बनने की जो थी वो है कितने कालों में बांटा गया था? 3, आरंभिक और परिपक्व और उत्तर। ऐस संस्कृति किससे कहते हैं? पाकिस्तान में। और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति भारत में। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति नाम किसके द्वारा दिया गया? मोहम्मद रफीक मुगल। कौन, कहाँ के? पाकिस्तान के। फिर इसमें हम बात करते हैं, इसमें जो स्थल है पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, राजस्थान, दक्षिणी अफगानिस्तान से है। क्वेटा से हमें क्या मिले? क्वेटा से हमें लाल टोकाऊ मृदबांड, जबकि जाप से हमें लाल मृदबांड मिले हैं। जेड अवस्था है, पत्रों को छोड़कर उन सभी कच्चे मालों का प्रयोग किया है। जेड भी यहाँ प्रयोग हो रहा है और बाकी कच्चे मालों का प्रयोग हमें नगरीकरण सभ्यता में हुआ है। लोथल, देसल, चंदूदड़ो, आलमगीर, रोपड़ आदि प्राक सिंधु संस्कृति का कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो चंदूदड़ो है, लोथल है, आलमगीर है, रोपड़ है, यहाँ से प्राक सिंधु संस्कृति के कोई प्रमाण नहीं मिलता। कहाँ से प्राक सिंधु है? जो प्रारंभिक सिंधु सभ्यता है वहां से प्रमाण है हमें नहीं मिलता। रोपड़ से नहीं मिलता, आलमगीर से नहीं मिलता, चंदूदड़ो से नहीं मिलता, लोथल और देसलपुर से नहीं मिलता। चौलिस्तान क्षेत्र कौन सा है? जिस तक क्षेत्र कहा जाता है। गमन वाली और सदान वाला थेर मात्र 3 स्थल है जो कि प्राक सिंधु से परिपक्व सिंधु और नगरीकरण में रूपांतरित हो गए थे। तो 3 स्थल कौन कौन से है जो प्राक सिंधु प्रारंभिक से परिपक्व से नगरीकरण में रूपांतरित हो गए? वह संदान वाला थेर, गमन वाली और चौलिस्तान। प्राक सिंधु क्षेत्र, प्राक सिंधु क्षेत्र कौन से है? प्राक सिंधु क्षेत्र, प्राक जो सिंधु क्षेत्र है हड़प्पा जो क्षेत्र है कौन कौन से है? बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में कौन कौन से है? झाब, क्वेटा, नाल, कुली, मेही, मेहरगढ़, नूंदरा, पीराकनम, अंजीरा और किले गुल मोहम्मद। बलूचिस्तान है तो कहाँ? पाकिस्तान में ही है। तो बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान में है झाब, क्वेटा, नाल, कुली, मेही, मेहरगढ़, नूंदरा, पीराकनम, अंजीरा और किले गुल मोहम्मद, ये स्थल है। अब बात करते हैं हम मेहरगढ़ में। कौन सी? मेहरगढ़। इंपॉर्टेंट करनी हमें मेहरगढ़ सबसे इंपॉर्टेंट। मेहरगढ़ हमें कौन सा स्थल माना है? औजारों के औजार पाषाण काल में, नवपाषाण काल में था। यही नवपाषाण काल में भी है और यही हमें हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता में भी है। तो इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ से हमने देखा किसके साक्ष्य में मिले थे? मेहरगढ़ से नवपाषाण काल है। मेहरगढ़ से खाद्य उत्पादन के साक्ष्य है, गेहूं जौ के साक्ष्य में, पशुपालन के साक्ष्य में मिले हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ एक सिंधु या प्राक सिंधु का सबसे प्राचीन स्थल है। प्राक सिंधु हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन, प्राक हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? मेहरगढ़। प्राक मतलब प्रारंभिक, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता का जब तक नगरीकरण दिखाई देता है उस समय का स्थल कौन सा है हमारा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, जहां से हमें नवपाषाण काल के भी साक्ष्य हमें मिलते हैं। वही मेहरगढ़ जो प्राचीन स्थल है, ईसा पूर्व ये 7वीं शताब्दी जितना पुराना है। सिंधु सभ्यता की सबसे प्राचीनतम जो स्त्री मूर्ति मिली है वो मिली है मेहरगढ़ से। किसे मिली है? मेहरगढ़। सबसे प्राचीन जो सिंधु सभ्यता की जो मूर्ति मिली है वो कहां से मिली है? मेहरगढ़ से मिली है। मेही के कब्र से सिर रहित स्त्री की आकृति से युक्त ताम्र दर्पण मिला है। मेही के कब्र से मतलब कि मेहरगढ़ की कब्र से सिर रहित, सिर के बिना एक स्त्री की आकृति युक्त ताम्र दर्पण मिला है। कुल्ली के मृदभांड, कुल्ली कहाँ है? बलूचिस्तान में। मृदभांड अत्यधिक अलंकृत थे। क्या थे? उस पर डिजाइने अलंकृत थे। इसके सबसे विशिष्ट प्रतीक चिन्ह गोल बड़ी आंखों और लंबे खिंचे सिर वाला वृषभ भी था। कहाँ से? कुली बलूचिस्तान से। नाल कहाँ है? बलूचिस्तान में। गरुड़ की आकृति वाली एक मोहर मिली है। गरुड़ की आकृति वाली एक मोहर हमें नाल से मिली है, बलूचिस्तान में सिंधु सभ्यता से संबंधित थी। अपने पंजे पर सांप को दबाए हुए था।
एक गरुड़ है, गरुड़ की जो हमें आकृति वाली मूर्ति मिली है वो कहाँ से, बलूचिस्तान के नाल से मिली है। उसमें उसने अपने पंजों से किसको दबाया हुआ था, सांप को या सर्प को दबाया हुआ था। ये हमें जो ऐसे एविडेंस हमें मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ से, नाल से। नाल कहाँ, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में कौन से स्थल से मिला है, प्राक सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से मिला है। तो इंपॉर्टेंट है, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है, नाल है और कुली है। तो मेहरगढ़ से हमने देखा एक स्त्री की मूर्ति मिली है, प्राचीनतम सबसे है, और जो स्त्री है उसकी कब्र से सिर रहित मिली है और ताम्र दर्पण भी मिला है उसके साथ। कुली से हमें अत्यधिक मृद भांड अलंकृत मिले हैं। नाल से हमें क्या मिला है, नाल से हमें एक गरुड़ की आकृति मिली है जिसने सांप को पंजों से दबाया हुआ था। ये हमें बलूचिस्तान के जो स्थल है। अब बात करते हैं सिंध की। सिंध है, सिंध में अगर बात करते हैं कोट दीजी, कोट दीजी कहाँ है, सिंध में। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो क्वेश्चन बनेगा जो इनके स्थल है वहां से क्या चीज मिली है और कौन सा स्थल कहाँ पाया जाता है। मैचिंग में भी आया इस बार दिसंबर 2023 एग्जाम में नेट के, इसमें आया था मैचिंग ये कौन सा स्थल कहाँ है और कौन सी जगह कहाँ से मिली है, मैचिंग आया है। तो क्वेश्चन हर बार आता है एक क्वेश्चन यहाँ से, तो ध्यान रखना है। सिंध, सिंध का कोट दीजी और आमरी सिंध, ये प्राक हड़प्पाई स्थल है। प्राक कौन सा है, जो प्रारंभिक, आरंभिक, जिसमें नगरीय सभ्यता के बीज रोपण होता है, वही प्राक हड़प्पाई या प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, जिसने मुगल काल ने इसका नाम दिया था प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, जो नाम दिया था, वही सभ्यता सिंध कोटदीजी और आमरी में ये स्थल है। आमरी की खोज किसके द्वारा की गई थी, आमरी का सिंध में है, प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल है, पढ़ रहे हैं हम। इसके उत्खनन 1929 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में बिठा लो, सही रहेगा, एक क्वेश्चन बनने की चांस है यहाँ से। आमरी की खोज 1929 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। क्वेश्चन बनता है कि आमरी है, आमरी पाकिस्तान में, बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है, तो आमरी है वो सिंध के क्षेत्र में पड़ता है। इसकी खोज 1929 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। कौन सी काल से है, प्राक हड़प्पाई स्थल से क्वेश्चन बनेगा। आगे चलकर जीन कजाल ने, जीन कजाल ने इससे इसका उत्खनन करवाया। जब जीन ने इनका उत्खनन करवाया तो यहाँ से क्या मिला था, यहाँ से बारहसिंगा का प्रमाण मिला था। इंपॉर्टेंट है, आमरी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका पहला जो उत्खनन करवाया था वो किसके द्वारा करवाया गया था, आमरी का एन.जी. मजूमदार के द्वारा। किसके द्वारा, एन.जी. मजूमदार के द्वारा 1929 में करवाया था। फिर इसके बाद है जीन कजाल ने इसका उत्खनन करवाया था। यहां से क्या प्रमाण मिले, बारहसिंगा का प्रमाण मिला है। राइनो गेंडा की हड्डियां भी केवल आमरी से मिलती है। राइनो गेंडा की हड्डियां कहां से मिलती है, आमरी से मिलती है। आमरी कहां पड़ता है, बलूचिस्तान या सिंध के क्षेत्र में, तो है तो उधर पाकिस्तान के क्षेत्र में, परंतु कहां मिलता है, सिंध के क्षेत्र में मिलता है आमरी। आमरी से जो भी हमें चीजें मिली है, क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेट। क्या बनेगा, आमरी 1929 में सिंध के क्षेत्र में, जो एन.जी. मजूमदार है इसने उत्खनन करवाया था। इसके बाद कजाल आए थे, जीन कजाल ने इसका उत्खनन करवाया, तो यहाँ से हमें बारहसिंगा का प्रमाण मिलता है और राइनो गेंडा की आकृति हमें सिर्फ आमरी से मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। बलूचिस्तान की हमने देखा मेहरगढ़, नाल और क्या था, मेहरगढ़ से कुली था, ये है हमारा। फिर है कोटदीजी। कोटदीजी भी किस में है, सिंध में है। यहां से क्वेश्चन है, इसकी खोज किसने करवाई थी, फजल अहमद ने करवाई थी। आमरी की खोज एन.जी. मजूमदार ने, आमरी की खोज एन.जी. मजूमदार ने, कोटदीजी की खोज फजल अहमद ने की थी। इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट खोज करता। कोटदीजी की खोज फजल अहमद सिंध के क्षेत्र में, आमरी की खोज एन.जी. मजूमदार ने सिंध के क्षेत्र में। यहां से हमें प्राक सिंधु तो हम पढ़ ही रहे हैं। सुरक्षा दीवार, जो कोटदीजी में सुरक्षा दीवार है, सुरक्षा बाउंड्री है, किलेबंदी, घेराबंदी, सुनियोजित सड़कें, नालियां और नियोजित मकान, वृषभ मुरण्य मूर्ति, कांस्य की चूड़ी, मृद भांडों पर सिंह वाले देवता का अंकन आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोटदीजी से क्या प्राप्त हुआ है, कोई भी स्थल है उससे जो साक्ष्य मिले, किस व्यक्ति ने खोज की है, तो ये है, दिमाग में बिठा लेना ऐसे क्वेश्चनों को, डेफिनेट क्वेश्चन यहां से आने के चांस है। कोटदीजी की जो
खोज फजल अहमद, सुरक्षा दीवार किलाबंदी, सुनियोजित सड़कें मिली है, नियोजित मकान मिले हैं, वृषभ जो मृण्मय मूर्ति मिली है, कांस्य की चूड़ियां मिली है, मृत भांडों पर सिंह वाले देवता का अंकन आदि के साक्ष्य मिले। मैचिंग में आ जाए, सिंह वाले देवता कहाँ मिले हैं, कांस्य की चूड़ियां कहाँ मिली है, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। कोड दीजिए का अंत दो भयंकर अग्नि अंत है, किससे हुआ है, दो भयंकर अग्निकांडों से हुआ है। तो कोड दीजिए का अंत कैसे हुआ है, दो भयंकर अग्नि कांडों से हुआ है। कोड दीजिए से गुलाबी एवं लाल मृद भांड मिले हैं, इंपॉर्टेंट। कोड दीजिए से गुलाबी और लाल मृद भांड मिले हैं और कुदभान सांड की मूर्ति भी मिली है। किसकी, कुदभान की मूर्ति भी मिली है, पहले भी हम पढ़े हैं। सुरक्षा दीवार किलेबंदी कहां से मिली है, कोड दीजिए से मिली है। मृद भांडों पर सिंह वाले देवता मिला है, कोड दीजिए से मिला है। इसका अंत कैसे हुआ, अग्निकांडों से हुआ है, दो भयंकर से। गुलाबी और लाल मृद भांड हमें मिले कोड दीजिए से, और कदभान सांड की जो मूर्ति मिली है, मृण्मय मूर्ति मिली है, कोड दीजिए से। कोड दीजिए कहाँ है, सिंध में है। कौन से स्थल से, प्राग या प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता हम मिले हैं। बन्नी घाटी में, कौन सी घाटी है, बन्नी घाटी। बन्नी घाटी में लीवान एवं तरकाई किला स्थल मिले। बन्नी घाटी में क्या मिले, लीवान और तरकाई किला स्थल भी हमें प्राक या प्रारंभिक हड़प्पा सिंधु सभ्यता से मिले हैं। लीवान एक कार्यशाला है, फैक्ट्री है, जहां पत्थर के औजार बनाए जाते हैं। लीवान में क्या है, एक फैक्ट्री है, कार्यशाला है, जहां पत्थर के औजार है वो बनाए जाते हैं। मनका बनाने की सामग्री भी लीवान से प्राप्त हुई है। तरकाई किला से खेत के मटर व हंसिया उपकरण की प्राप्ति हुई है। तरकाई कौन है, तरकाई। तरकाई किला से खेत के मटर, क्वेश्चन बने, खेत के मटर प्राग सिंधु सभ्यता से कहां से मिले हैं, तरकाई किला से मिले हैं। और हंसिया भी उपकरण मिले हैं प्राग सिंधु सभ्यता कहां से, तरकाई से। क्वेश्चन बने हैं जो इस स्लाइड से, वो क्या क्वेश्चन बने हैं, हमारे जो क्वेश्चन बने हैं रिवीजन है एक बारी, क्विक रिवीजन। तो प्राग हड़प्पा सभ्यता, प्राग हड़प्पा सभ्यता जो इसका नाम दिया है प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति, ये मोहम्मद रफीक मुगल पाकिस्तान से पुरावित थे, इनके द्वारा दिया गया है। यहाँ से हमें सिंधु सभ्यता में हम एक एक डिस्कशन हम कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं चोलिस्तान क्षेत्र है, जहाँ से हमें प्राग सिंधु संस्कृति मिली है, गुमना वाली से मिली है, और संग्राम वाले से तीन स्थल जो प्राग सिंधु से परिपक्व सिंधु और नगरीय में रूपांतरित हो गए थे। बलूचिस्तान से हमें ध्यान रखना है क्वेटा और नाल और कुली और मेरगढ़। मेरगढ़ से हमें क्या मिला है, प्राचीनतम स्थल है। मेरगढ़ से एक मूर्ति मिली है स्त्री की जो प्राचीनतम है। मेरगढ़ से कब्र रही महिला की आकृति मिली है जिसमें तांबा मिला है। कुली से मृत भांड अत्यधिक अलंकृत है। और नाल से हमें गरुड़ की आकृति वाला एक मोर मिली है जो पंजे से सांप को दबाया हुआ है। फिर है सिंध, सिंध में कोट दीजिए और आमरी सिंध प्राग हड़प्पा स्थल है। आमरी से हमें खोज किसने की, एन.जी. मजूमदार ने की थी। आगे चलकर जीन कजाल ने इसकी उत्खनन करवाया, जहां से 12 सिंगा का प्रमाण मिला। राइनो गेंडा हड्डियां केवल आमरी से मिलती है। कोड दीजिए कि उत्खनन फजल अहमद ने करवाया। यहाँ से हमें दीवार किलेबंदी, और यहाँ से हमें सिंह वाले देवता, और यहाँ से हमें पता चलता है खोड़ दीजिएगा जो अंत हुआ है दो भयंकर अग्निक कांडों से हुआ है। खोड़ दीजिए से गुलाबी और लाल मृद भांड और कुदवान सांड की मूर्ति मिली है। बन्नी घाटी से लीवान और तरकाई किला स्थल मिले हैं। बन्नी घाटी से लीवान और तरकाई किला मिला है। लीवान में एक फैक्ट्री थी जहाँ के पत्थर औजार बनाए जाते थे। मनका भी बनाने की सामग्री मिली है। तरकाई से हमें खेत के मटर और हंसिया उपकरण मिले। लीवान और तरकाई बन्नी घाटी से है। लीवान से हमें फैक्ट्री मिली है जहाँ से मन के बनाए जाते। तरकाई से हमें खेत के मटर और हंसिया के उपकरण हमें मिले हैं। भारत में प्रमुख प्राक सिंधु स्थल जो अभी हमने स्थल करे हैं वो भारत से बाहर की है। कहाँ से, सिंध और पाकिस्तान के। भारत में जो प्रमुख प्राक सिंधु स्थल है, आरंभिक हड़प्पा स्थल है वह राजस्थान। राजस्थान में कौन से, कालीबंगा और सोती। राजस्थान में कालीबंगा और सोती कौन से प्राक सिंधु या प्राक हड़प्पा स्थल है। पंजाब में रोहिल है, मेसोरसना है, मसोरसना है, और हरियाणा बनावाली, राखी गढ़ी, कुनाल, सिसवा और बालू। बात करें उस टाइम पंजाब क्या था, हरियाणा किस में था, पंजाब में था। अभी जो इसमें है हमें ध्यान रखना है क्या कि जो
इसमें पंजाब में इकट्ठे दिए हुए हैं, ये अलग है क्योंकि पंजाब में कौन सा है, रोहिल और मसौर सना है। हरियाणा में ये अलग है, हरियाणा में बनावाली, राखी गढ़ी, कुणाल, सीसवाल और बालू कहाँ है, कैथल में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। कालीबंगा से ध्रुवीकरण किलेबंदी का साक्ष्य प्राक 28 चरण में मिलता है। प्राक जो है 28 चरण में किलेबंदी का साक्ष्य हमें मिलता है। जो किलेबंदी का साक्ष्य पहले हमने देखा कहाँ था, जो सिंध है, सिंध कोटतीजी में हमें किलेबंदी का साक्ष्य मिलता है, परंतु भारत में जो किलेबंदी का साक्ष्य किसमें मिलता है, कालीबंगा से मिलता है। किलेबंदी की बस्ती की बसावट समांतर चतुर्भुज के आकार की थी। जो कालीबंगा है, कालीबंगा, इसकी जो बस्ती कैसी है, बसावट कैसी है, समांतर। यहाँ के मकानों से तंदूर का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा से क्या मिला, तंदूर का साक्ष्य हमें मिलता है। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा काल में जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। जौ की खेती के साक्ष्य प्राक हड़प्पा काल में कालीबंगा से मिलते हैं। तंदूर के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलते हैं। सोती जो संस्कृति है, मृत भांडों की खोज किसने की थी, सोती जो संस्कृति के मृत भांडों की खोज अमलानंद घोष ने की थी। इंपॉर्टेंट है यहाँ से ये लाइनें सभी की सभी कि राजस्थान में कौन सी है, कालीबंगा और सोती। कालीबंगा से क्या है, दुर्गीकरण मतलब किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कोरतीजी से थे। समांतर चतुर्भुज के आकार है कालीबंगा। तंदूर के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा प्राक हड़प्पा काल से जौ की खेती के साक्ष्य में मिले हैं। राजस्थान में कौन सी संस्कृति है, जो सोती संस्कृति है, या इसकी खोज अमला घोष ने की थी, मृत भांडों की। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसका दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु सभ्यता दक्षिण एशिया, साउथ एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। कब, 1921 में। हड़प्पा नामक स्थल सर्वप्रथम ज्ञात हुआ, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस संस्कृति जो सिंधु सभ्यता है, इस संस्कृति को सिंधु सभ्यता कहकर पुकारा था। सिंधु सभ्यता कहकर किसने पुकारा था, जॉन मार्शल ने सबसे पहले। प्रारंभ में इस संस्कृति के स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले हैं। सबसे पहले इसके जो स्थल मिले सिंधु और उसकी सहायक नदियां उसके किनारे मिले हैं, और जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा था। जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931 में, यह पुस्तक किसके, जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता कहकर पुकारा था। इसमें सुझाव दिया है कि भविष्य में अगर सिंधु घाटी से बाहर स्थल मिलते हैं तो इस सभ्यता का नाम भारतीय सभ्यता भी रखा जाएगा। तो इस सभ्यता का नाम, तब भी इस सभ्यता का नाम क्या रखा जाएगा, भारतीय सभ्यता नाम रखा जाएगा। तो ये बात हमें मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन में जॉन मार्शल ने बात कही थी। मार्टियर जो है व्हीलर, जो मार्टियर व्हीलर है, इन्होंने क्या कहा था, मार्टिन व्हीलर की पुस्तक है सिविलाइजेशन ऑफ द इंडिया, सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बिहाइंड, इसमें सिंधु सभ्यता ही कहा था। जो मार्टिन व्हीलर है, इन्होंने सिंधु सभ्यता कहा था। जॉन मार्शल ने क्या, सिंधु सभ्यता कहा था। ए आर मुगल कौन से, पाकिस्तान के हैं पुरातत्वविद। इन्होंने इस सभ्यता के लिए वृहत्तर सिंधु सभ्यता जो है, वृहत्तर सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, जो वृहत्तर सिंधु सभ्यता किसने कहा, ए आर मुगल ने। सिंधु सभ्यता किसने कहा था, व्हीलर ने कहा था। सिंधु सभ्यता किसने कहा था, सिंधु सभ्यता जॉन मार्शल ने कहा था। यह सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की समकालीन थी। जो हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु सभ्यता किसकी समकालीन थी, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की समकालीन थी। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा को क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन। इस सिंधु सभ्यता को वृहत्तर सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। किसने कहा, ए आर मुगल ने। सिंधु सभ्यता किसने कहा, व्हीलर ने। सिंधु सभ्यता किसने कहा था, वो जॉन मार्शल ने कहा था। कांस्य युगीन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ कांसा, तांबा और टीन का मिश्रण का सबसे पहली बार प्रयोग इसी समय होता। तांबे के साथ टीन का मिश्रण कांस्य के साथ हुआ था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पाई संस्कृति कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पाई संस्कृति क्या थी,
कांस्य युगीन संस्कृति, लेकिन इसमें कांस्य को सीमित ही प्रयोग हुआ था, ज्यादातर पत्थर के औजारों का प्रयोग हुआ था। जो गार्डन चाइल्ड है, सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा था। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा था? वो कहा था गार्डन चाइल्ड ने प्रथम नगरीय क्रांति कहा था। वृहत्तर सिंधु सभ्यता किसने कहा था? ए.आर. मुगल ने कहा था। सिंधु सभ्यता किसने कहा था? वो कहा था व्हीलर ने। और सिंधु सभ्यता वो कहा था जॉन मार्शल के द्वारा। सिंधु सभ्यता सबसे अधिक केंद्रीकरण सरस्वती घाटी में घग्गर आकरा नदी के किनारे है। तो सिंधु सभ्यता कौन सी नदी के किनारे थी? जो सरस्वती नदी घाटी में, सरस्वती घाटी में घग्गर आकरा नदी के किनारे, इसलिए इस विद्वान सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तो इस सभ्यता के नाम है, इंपॉर्टेंट है, किसने क्या कहा? प्राक सिंधु सभ्यता जॉन मार्शल, सिंधु सभ्यता व्हीलर के द्वारा, वृहत्तर सिंधु सभ्यता ए.आर. मुगल के द्वारा, और इसमें कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं इसको। फिर इसमें प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा गार्डन चाइल्ड के द्वारा। घग्गर आकरा नदी किनारे होने का इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। जबकि पुरातात्विक फावड़ा हड़प्पाकालीन एक विशाल भूभाग का उत्खनन कर चुका है, सिंधु द्रोणी से काफी दूर तक पर्याप्त है, इसे सिंधु सभ्यता कहना तर्क संगत नहीं है। जॉन मैसन, चार्ल्स मैसन के द्वारा। चार्ल्स मैसन ने इसके बारे में क्या कहा है? चार्ल्स मैसन पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1826 में पंजाब के साहिवाल जिले में एक हड़प्पाई टीले का उल्लेख किया था। हड़प्पा टीले का उल्लेख करने वाले कौन थे? सबसे पहले चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन के कुछ वर्षों बाद अलेक्जेंडर बर्न्स नामक एक यात्री ने हड़प्पा की यात्रा की थी। चार्ल्स मैसन ने तो टीले का उल्लेख किया था, परंतु इसके ओर ध्यान नहीं दिया। जो अलेक्जेंडर आते हैं, उन्होंने हड़प्पा की यात्रा की। इसके बाद 1813 में कनिंघम ने एक अंग्रेज थे जिन्होंने हड़प्पा से प्राप्त वृषभ की आकृति वाली एक मोहर प्राप्त की थी। सबसे पहले मोहर मिली है, वो किसको मिली है? कनिंघम को। कनिंघम से गलती हुई होगी, मोहर पर वृषभ की कुबड़ न होने की वजह से एक विदेशी सील मान लिया था, विदेशी सील मान लिया। फिर कनिंघम ने 1853 और 73 तक लगे रहे और उनका अन्वेषण किया और असफल सिद्ध हुआ। इसके बाद समझ नहीं आ पाई तो कनिंघम ने हड़प्पा की यात्रा को 2 बार किया। 1853 में पुरातत्व से रुचि रखने के कारण 1872 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल के रूप में पहुंचे थे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर कौन थे? कनिंघम थे। और 1853 में पुरातत्व में रुचि रखने के कारण 1856 में कराची से लाहौर तक रेल पटरियां बिछाने हेतु जॉन बर्टन ने व विलियम ब्रेटन ने हड़प्पाई टीलों से प्राप्त ईंटों के रोड़ों के रूप में प्रयोग किया था। कराची में क्या बिछाई जा रही थी? कराची से लाहौर तक रेल बिछाई जा रही थी, तो इसमें बिछाने के लिए जो जॉन और विलियम है, उन्होंने हड़प्पाई टीलों से प्राप्त ईंटों और रोड़ों के रूप में प्रयोग किया था। हड़प्पाई टीलों से क्या ईंट और रोड़े हैं, उनका प्रयोग किया था 1856 में। 1912 में J.F. फ्लीट ने रॉयल एसाइटिक सोसाइटी से अपना इस सभ्यता का ऊपर लेख प्रतिवेदित किया, लेकिन इसके महत्व को उजागर नहीं कर पाए। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशक में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीलों का पुनः अन्वेषण किया था। और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो जाने वाले पहले व्यक्ति भी बने थे। साहनी और बनर्जी, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी के प्रतिवेदनों के फलस्वरूप जॉन मार्शल का ध्यान इस अज्ञानता सभ्यता के महत्व की ओर सबसे पहले उत्कृष्ट आकर्षित हुआ। जॉन मार्शल 1924 में पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन खोजों की घोषणा की। 20 सितंबर 1924 को द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में मार्शल का लेख प्रकाशित हुआ था। मार्शल का जो लेख प्रकाशित हुआ है, किसमें हुआ है? द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में। दोनों स्थलों की खोज की घोषणा हुई। बिना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पहुंचने उन्हें दफ्तर से ही अपनी महत्वपूर्ण संस्कृति घोषणा कर दी और विषमकारी और हास्यास्पद दोनों हैं। मार्शल ही थे जिन्हें सिंधु सभ्यता पर 3 ग्रंथ का लेखन किया था। जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता पर कितने ग्रंथों का लेखन किया? 3 ग्रंथों का। मार्शल इन दोनों स्थलों पर सर्वप्रथम 1925 के शुरू के महीनों में पहुंचे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी जॉन मार्शल थे। प्रभारी कौन है? जॉन मार्शल थे। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। प्रभारी कौन थे? जॉन मार्शल।
सभ्यता का विस्तार। विस्तार के बारे में बात करें तो पाकिस्तान और भारत इन दो देशों के बीच सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। पाकिस्तान में इस सभ्यता से संबंधित दो परास्थल है। अफगानिस्तान में कौन से? सोतुगई और मुंडकी गाक और सोतुगई कौन से? अफगानिस्तान में। लेकिन सिंधु सभ्यता का प्रसार अफगानिस्तान में नहीं, अतः इन बस्तियों को अपवाद स्वरूप से भी लिया जाना चाहिए। नगरों को परिभाषित करने का सबसे पहला प्रयास किसका था? गार्डन चाइल्ड का था 1950 में। 10 लक्षण बताए थे तथा नगरों की एक क्रांति की संज्ञा भी दी थी। अफगानिस्तान, बात करते हैं अफगानिस्तान में। ये क्या? सिंधु सभ्यता है हमारी, प्राक सिंधु सभ्यता हमने पढ़ लिया। ये परिपक्व या मैच्योर जो सभ्यता है सिंधु सभ्यता, इसके बारे में अध्ययन करें। अफगानिस्तान में क्या? सोतुगई, एक तो सुत्काडोर है, एक सोतुगई कहाँ है? अफगानिस्तान में। क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा अफगानिस्तान में नहीं है? तो सोतुगई कहाँ है? अफगानिस्तान में। मुंडीगाक कहाँ है? हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में। हिंदुकुश के पर्वत में दोनों स्थल है, ऑक्सस और केक्सा नदियों के संगम पर सोतुगई है। कौन सी नदी है? कोक्सा और ऑक्सस नदियों के संगम पर कौन सा? सोतुगई है। सोतुगई से पटुए की बीजों से भरा एक जुता हुआ खेत मिला है। क्या? पटुए फ्लेक्स के बीजों से भरा हुआ एक जुता हुआ खेत मिला है। जुता हुआ खेत हमें सोतुगई अफगानिस्तान से मिला है। कोक्सा नदी से निकले नहरों के अवशेष, कोक्सा नदी से निकले हुए नहरों के अवशेष हमें मिले हैं। शुष्क कृषि ड्राई फार्मिंग सिंधु व्यापारिक बस्ती का भी साक्ष्य हमें अफगानिस्तान से मिला है, सोतुगई से। पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान, सिंध व पंजाब में स्थल है। दक्षिणी बलूचिस्तान जहाँ के प्रमुख स्थल है सोतुगई का अफगानिस्तान में। ध्यान रखना, सोतुगई का अफगानिस्तान में। तो यहाँ से हमें क्या मिला है? सोतुगई से पटुए मिला है, जुता हुआ खेत मिला है, और यहाँ से कोक्सा नदी के निकले नहरों के अवशेष हमें सोतुगई अफगानिस्तान से मिला है। शुष्क कृषि सिंधु व्यापारिक बस्ती भी हमें सोतुगई से मिले हैं। अब पाकिस्तान से जो मिले हैं, दक्षिणी पाकिस्तान से जो स्थल मिले हैं वो कौन से हैं? सुतकागेन दौर, जो सुतकागेन दौर है, सोतका घो, बालाकोट, डाबरकोट, नाम थोड़े से अजीब है, डाबरकोट, बालाकोट, सोतका कहो और सुतका डोर और ये सोतुगई। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में। सोतुगई नाम भी था, सुतका डोर था और सोतका घो था। इसमें बताना था कि पाकिस्तान में कौन सा नहीं है। तो पाकिस्तान में कौन सा नहीं है? सोतुगई नहीं है। बाकी किसमें? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। सुतकागेन दौर है, दास्क नदी के तट पर था, जिसे आरएल स्टाइन ने खोज की थी। हड़प्पा के व्यापार का चौराहा भी कहते हैं। हड़प्पा के व्यापार का चौराहा किसके कहते हैं? सुतकागेन दौर को कहा जाता है। सोतका कहो सादिको नदी के तट पर है, जॉर्ज एफ डेल्स ने खोजा था। डाबरकोट ओरेनस्टाइन ने खोजा था। बालाकोट बिदान नदी के तट पर है। इंपॉर्टेंट है, नाम भी अजीब है, अजीब के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो है, सुनुदड़ो है, कोरदीजी है, आमरी है और अलीमुराद है और जुड़ेर जोदड़ो भी है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा, डेरा इस्लाम खां, रमना डेरी, गुमला, जलीलपुर और तक्कुपुर बांसियाल। आज के भारत में हरियाणा यहाँ के प्रमुख स्थल है। हरियाणा में राखीगढ़ी, सीसवाल, कुनाल, बनावाली, मिठातल, बालू। पंजाब स्वतंत्रता के बाद जो पहला स्थान कौन सा था? पंजाब में रोपड़ था। पंजाब में रूपनगर, रोपड़, कोटलानी खान, तक्षसी, बाड़ा, संगोल, ढेर मात्रा। जम्मू कश्मीर में मांडा चिनाब नदी के तट पर है। जेपी जोशी और मधुबाला ने खोजा था। मांडा भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु सभ्यता का सबसे अधिक उत्तरी सीमा है। राजस्थान से कालीबंगा, बालाथल, तरखान वाला डेरा, उत्तर प्रदेश में आलमगीर, मेरठ में बड़गांव और हुलास, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में और मंडी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का पूरी स्थल है। कौन सा? पूरी स्थल है। आलमगीर, बड़गांव एक हुलास और परवर्ती सिंधु स्थल है।
यूपी के मुजफ्फरनगर के मांडी में अधिक मात्रा में सिक्के मिले हैं सोने के। टकसाल गिरा होने के अनुमान पुराविदों ने कहा है कि बागवत जिले से स्थित सनौली से 125 मानव सावधान 300 वाला कबर, तांबे के ढेर और 2 ताम्र तलवारें भी मिली है। यह उत्तर हड़प्पा स्थल है गुजरात। आज़ादी के बाद सबसे अधिक स्थल कहाँ मिले? गुजरात में मिले। इंपॉर्टेंट है, गुजरात में परिपक्व हड़प्पा चरण 18 स्थल, उत्तर हड़प्पा काल के 120 स्थल और रंगपुर, रोजदी, बाबरकोट, पादरी हड़प्पोत्तर स्थल है। रोजदी के हाथी के अवशेष भी मिले हैं। गुजरात के गरवी नामक स्थान से हड़प्पा संस्कृति के मृदबान तांबे के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। हाल ही में खंबात की खाड़ी में एक विशाल नगर सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। प्राप्त प्रमुख साक्ष्य में जलकुंड से उतरती हुई सीढ़ियां, आयताकार चबूतरा, मिट्टी के मूर्ति की दीवारों का 183 मीटर लंबा अन्नाघर भी, द्वारका और बेट द्वारका में डूबी हुई उत्तर हड़प्पा बस्तियों की खोज हुई है। गुजरात के कुछ स्थल कच्छ के रण में, कुछ खंबात की खाड़ी में। ये स्थल निम्नलिखित है। गुजरात में कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी। कच्छ के रण में कौन है? धोलावीरा, सुरकोटड़ा और देसलपुर। देखो, सुरकोटड़ा आया है, सुरकोटड़ा बोला जाता है। सोता गया हमने देखा था, सुतका डोर हमने देखा था और सोतुगई हमने देखा था। तो सोतुगई कहाँ है? अफगानिस्तान में है सोतुगई, अफगानिस्तान में। सुतका डोर कहाँ है? बलूचिस्तान में। सोतागा बलूचिस्तान में। और सुत जो कोटड़ा है ये कहाँ है? ये है हमारा गुजरात में है। ठीक है। जो कि खंबात की खाड़ी में कौन सा है? रंगपुर है, लोथल, रोजदी, कुंतांसी, नागेश्वर, बरबास पाटन, तेलोद, नगवाड़ा, शिकारपुर, मेघम और भोगनार। महाराष्ट्र में देमाबाद। सिंधु की सभ्यता का दक्षिण सीमा कौन सा है? महाराष्ट्र में देमाबाद। संपूर्ण सभ्यता त्रिभुजाकार की भांति है। इसका क्षेत्रफल श्री रंगनाथ राव ने 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया है। उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर फैली हुई है। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में, मांडा, आलमगीर पूर्व में, इंडन नदी उत्तर प्रदेश, सुतकानडोर दास्क नदी, सुतकानडोर दास्क नदी बलूचिस्तान में, देमाबाद परवरा नदी में है। और इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 1400, पूर्व से पश्चिम कितनी है? 1600 किलोमीटर। 2800 स्थलों की जानकारी हो चुकी है। प्राक हड़प्पा जो कुछ परिपक्व है और उत्तर हड़प्पा के स्थल भी हैं। कुछ स्थल ऐसे हैं जो तीनों काल के प्रतिनिधित्व करते हैं, परिपक्व और प्रारंभिक और उत्तर हड़प्पा। कौन है? सुरकोटड़ा जो कहाँ है? गुजरात में है। मांडा जम्मू कश्मीर, राखी गढ़ी हरियाणा में, धोलावीरा गुजरात में, बनावली हरियाणा में। ये ऐसे स्थल है कौन? कितने? 4 स्थल 5 स्थल है। सुरकोटड़ा गुजरात में, मांडा जम्मू कश्मीर, राखी गढ़ी नंबर 3 है ये हरियाणा में, नंबर 4 धोलावीरा, नंबर 5 बनावली। 500 स्थल है तो हमें किससे मिले हैं? तीनों काल से मिले हैं। केवल 7 स्थल ऐसे जिनको नगर कहा जाता है। 7 स्थल कौन से जिनको नगर कहा जाता है? हड़प्पा स्थल, मोहनजोदड़ो, चंदुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धोलावीरा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धोलावीरा। बनावली कहाँ? हरियाणा में। धोलावीरा कहाँ? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। चंदुदड़ो कहाँ है? ये बाहर और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बाहर से बाहर है। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको हम नगर कहते हैं। सिंधु सभ्यता के निवास करने वाली प्रजातियां कौन सी थी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कॉक्सियन जो सिंध क्षेत्र में आने वाली प्रथम जनजाति है। सिंध क्षेत्र में आने वाली प्रथम जो प्रजाति कौन सी थी? वो थी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कॉक्सियन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नृत्य की पहचान इसी से की जाती है। भूमध्य सागरीय जो मेडिटेरियन है इनका संबंध द्रविड़ जाति से बताया जाता है। मंगोलियन जो मोहनजोदड़ो से पुजारी की मूर्ति मिली है वो मंगोलियड थे, अल्पाइन। महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो क्या है? अलाहीन दिनों मोहनजोदड़ो से सोने की वस्तु भारी संख्या में मिलती है।
मोहनजोदड़ो और जो अलादीनों से क्या है, सोने की वस्तुएं भारी संख्या में मिली है। जुतवे खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है और सोरतुघई अफगानिस्तान से मिला है। बवालपुर और बनावाली से हमें अलो का टेराकोटा मॉडल मिला है। अलो के टेराकोटा जो मिले बनावाली वो बहावलपुर से, मनका में चनुदड़ो से, लोथल से और बगसरा से मिले हैं। एक साथ दो फसलें उगाने का प्रमाण प्राक हड़प्पा स्थल कालीबंगा और उत्तर हड़प्पा स्थल प्राक बलूचिस्तान में है। लोथल और कालीबंगा से युगम सावधान के साक्ष्य हमें मिले हैं। चनुदड़ो और अलाहीदीनों से किलेबंदी नहीं की गई, यहाँ से सुरक्षा दीवार के प्रमाण हमें नहीं मिले। अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा, लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य संगोल, बनावली, आमरी, नागेश्वर, बगाड़, राखीगढ़ी से यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। इनमें से केवल कालीबंगा और बनावली की यज्ञ वेदी सामुदायिक महत्व की है। कौन सी सामुदायिक महत्व की है? कालीबंगा और बनावली की। अग्निकांड कोरदीजी से अग्निकांड, गुमला से, आमरी से, नौसारी से, यहाँ से इन सत्रों का पतन अग्निकांड से हुआ है। अग्निकांड से हुआ है कोरदीजी का पतन, गुमला का, आमरी का, नौसारा का। सबसे अधिक सैन्य स्थल का जो केंद्र है क्या था? गगन सरस्वती आकरा पहाड़ पर था। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरिपुरिया कहा गया है। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरिपुरिया हरियूपिया कहा गया है। रहमान डेरी जो प्राचीनतम हड़प्पाई नहर है, जो नियोजित ग्रिड सड़कों निवासों की व्यवस्था थी। निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि इन चारों में किससे सभ्यता का निर्माण किया है। द्रविड़ भूमध्य सागरीय लोगों को इसके श्रेय देते हैं, जो हमने चारों पढ़े हैं। इरफान अभी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के काल में ग्रामवासियों की संख्या नगरीय वासियों की तुलना में 15 गुना अधिक थी। यही है कि आबादी 40 लाख रही होगी। सिंधु स्थल जो सिंधु सभ्यता स्थल 4 श्रेणियों में विभाजित थे: वृहद स्थल, मध्यम आकार, लघु आकार और अति लघु। अति लघु कितने थे? 1 से 5 हेक्टेयर। कौन सा था? अलादीनो, कोरदीजी, रोपड़ और बालू। लघु आकार के 5 से 10 हेक्टेयर आमरी, लोथल और चनुदड़ो। मध्यम आकार से 10 से 50 हेक्टेयर जो जुदेर, जोदड़ो, कालीबंगा और रहमान डेरी। अगला है हमारा वृहद स्थल कौन से थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और चोलिस्तान में लूरीवाला और गैनरीवाला। पंजाब में ढालेवा। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के कौन से तट पे? बाएं तट पे। कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमेरी जिले में है। तो हड़प्पा सभ्यता किस हड़प्पा सभ्यता है, ये स्थल कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब के प्रांत मोंटगोमेरी जिले में है। कौन सी? रावी नदी के बाएं तट पे। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोज की गई है। बात करें उत्खनन, खोजकर्ता और उत्खननकर्ता सब अलग है। खोजकर्ता कौन थे? 1921 में दयाराम साहनी। उत्खनन कौन के द्वारा किया गया था? जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1923-24 में उत्खनन किया था। खोजकर्ता 1923-21 में दयाराम साहनी, फिर द्वारा 1923-24 में जो उत्खनन किया गया है वो किया गया दयाराम साहनी के द्वारा। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मोंटगोमेरी जिले में था। इसके बाद माधव स्वरूप वत्स भी इन्होंने भी इसका उत्खनन किया है। सर मार्टिन विलन ने भी इसका उत्खनन किया है रावी हड़प्पा सभ्यता का। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन किया है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोज की, 1923-24 में उत्खनन किया जॉन मार्शल के नेतृत्व में। फिर जो माधव स्वरूप है, इसके बाद मार्टिन व्हीलन ने भी उत्खनन किया है हड़प्पा सभ्यता का। विशेषता क्या है हड़प्पा सभ्यता की? जरूर क्वेश्चन बनता है विशेषता से या स्थल से कोई कुछ ऐसा जो फेमस जगह है, इसका हमारा यहाँ से यूजीसी नेट में परीक्षा में क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। तो क्या है? प्रशासनिक नगर क्या था? नगर की सबसे बढ़िया विशेषता ये थी कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले सुरक्षा किलाबंदी की व्यापक व्यवस्था भी की गई थी, जैसे कालीबंगा में थी। हड़प्पा में उत्तर और पश्चिम दिशाओं में हड़प्पा में उत्तर और पश्चिम दिशाओं में प्रवेश और निर्गम हेतु 2 दरवाजे भी थे। हड़प्पा में उत्तर और पश्चिम में जो है प्रवेश करने के लिए 2 दरवाजे थे। हड़प्पा के सभी घरों में शौच स्थानों के अवशेष भी थे, शौचालय भी थे और स्थान के अवशेष भी थे, अवशेष है वो मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता जेम किन्योर और मिंडो ने भी अभी हाल ही में हड़प्पा का नया उत्खनन किया है। हड़प्पा का नया उत्खनन किसके द्वारा किया? JM किन्योर और मिंडो ने। हड़प्पा की जो
तिथि है 3300 ईसा पूर्व निर्धारित हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा। रावी नदी के किनारे है और इसकी खोजकर्ता 1923 में दयाराम साहनी है। खोज 1921 में, उत्खनन 1923 में, फिर माधव स्वरूप आई, सर मार्टिन व्हीलर आई। प्रशासनिक नगर था। उपनाम हड़प्पा को किस नाम से जाना जाता है? उपनाम से जरूर क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे इस परीक्षा में। हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है। तोरण द्वार का नगर किसे कहा जाता है? हड़प्पा को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का जो सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। अर्ध औद्योगिक नगर हड़प्पा को, तोरण का नगर हड़प्पा को। पिगट ने हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की सिंधु सभ्यता की जुड़वा बहन राजधानी बताया है। जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो को और हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया। सिंधु सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने? जो पिगट ने बताया है। हड़प्पा से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या है? हड़प्पा से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य है 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? हड़प्पा जो टीले का उल्लेख आता है, क्वेश्चन बनता है हड़प्पा टीले का उल्लेख, खोज और उत्खनन अलग अलग। टीले का जो उल्लेख किया गया 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने किया था। हड़प्पा टीले का उल्लेख 1826 में होता है और हड़प्पा शहर की खोज कब होती है? 1921 में होती है। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। और इस हड़प्पा सभ्यता में जो उत्खनन होता है वो 1923 में होता है, ध्यान रखना, 1923 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और टीले का उल्लेख 1826 में चार्ल्स मेसन ने किया है। यह टीला मिला जिसे मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी कहा है। इस टीले को व्हीलर ने क्या कहा है? माउंट एबी कहा है। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एक टीला मिलता है किसके द्वारा? चार्ल्स मेसन ने। इसी चार्ल्स मेसन ने जो टीले का उल्लेख किया हड़प्पा टीले का, जिसमें व्हीलर इसको माउंट एबी कहते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा शहर की खोज 1921 में, उत्खनन 1923 में हुआ था। दयाराम साहनी ने किसके नेतृत्व में, वो हमने देखा। एक अन्य टीला भी मिला जी माउंट एफ भी कहा जाता है। माउंट एबी और माउंट एफ टीले पर अनाज के कूटने 18 वृत्ताकार चबूतरा, श्रमिक आवास, 6 खानों की 2 पंक्तियों से अनागार भी मिला है माउंट एफ में। ओखली पर जले हुए गेहूं और जौ की भूसी की साक्ष्य भी मिलते हैं। R37HR हड़प्पा की बस्ती के बाहर स्थित कब्रिस्तान है। R37HR हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित कब्रिस्तान R37 कहा गया है। हड़प्पा से बाहर के स्थित कब्रिस्तान है, इसको क्या कहा गया? R37 कहा गया है। एफ में हमें क्या मिले? 18 वृत्ताकार चबूतरा, श्रमिक आवास मिले हैं। ऐसा ही दूसरी समाधि को HR समाधि भी कहा गया है। एच कब्रिस्तान सिंधु सभ्यता के प्रवर्ती काल का है, लेकिन कब्रिस्तान R37 एक निश्चित रूप से सिंधु सभ्यता का काल है। 100 काष्ठ पेटिका भी मिली है। देवदार लकड़ी भी मिली है, सॉरी। अन्य महत्वपूर्ण प्राप्तियां, 16 ताम्र भट्टियां हमें कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। तांबे की इक्का गाड़ी हमें हड़प्पा से मिली है। तांबे का पैमाना हमें हड़प्पा से मिला है। तांबे की मानव आकृति हड़प्पा से। तांबे की ताबीज हड़प्पा से। प्रसाधन केस हड़प्पा से। अभिलेख मोहरे भी हड़प्पा से। लाजवर्थ का लॉकेट भी सीमेंट एस से प्राप्त। गधे की हड्डियां, कांस्य का ढक्कन, विशाल भोजन तैयार करने का पात्र, शंख से बनाने पात्रों और चांदी जड़े जाने के साक्ष्य, मातृ देवी की मिलन मूर्तियां, मिलन आरापैया, ये सभी हमें हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा से कांस्य के 3 उपकरणों का गुच्छा, एक प्रसाधन पात्र भी मिला है। वेदनी, ईयर, स्कूप और चिमटी भी मिली है। गठिया रोग होने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं हड़प्पा से। हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर पर गरुड़ पक्षी सांप को पकड़े हुए, दूसरी मोहर पर खरगोश का अंकन भी हड़प्पा से मिला है। फसली साक्ष्य में गेहूं और जौ, तिल, तरबूज, मटर, चावल और बाजरे के साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिले। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी? 640 किलोमीटर है। ये हम हड़प्पा स्थल है वो हम अध्ययन कर रहे थे। मोहनजोदड़ो स्थल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्थिति सिंध के लाड़काना जिले में,
मोहनजोदड़ो है। सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो है। अगले बात करते हैं, हड़प्पा है रावी नदी के बाएं तट पर है। सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? 1922 में राखालदास बनर्जी। 1921 में खोज किसने की थी? हड़प्पा की, और किसने की थी? दयाराम साहनी ने। 1922 से 27 तक राखालदास बनर्जी ने उत्खनन किया था। खोज और उत्खनन, खोज की थी राखालदास। 1900 उत्खनन 1922 से 27 मार्शल और उनके साथियों ने किया था। 1927 से 1931 तक J.H. मैक ने 1963 में J. डेल्स ने उत्खनन भी किया था। मोहनजोदड़ो देखने में आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है। इस नगर में कच्ची ईंटों के चबूतरे पर भी निर्मित था। उपनाम, उपनाम क्या है? मुंहों का बाटा, मृतकों का टीला, इस मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। स्तूपों का शहर मोहनजोदड़ो को, रेगिस्तान का बगीचा भी मोहनजोदड़ो को, सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा शब्द है। सिंधी भाषा मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। कनिष्क के द्वारा निर्मित चैत्य यहीं से मिले हैं, इसलिए इसे स्तूपों का शहर, दुर्ग टीले का स्तूप कहा जाता है। मार्शल ने मोहनजोदड़ो की खुदाई पर उसके 7 सत्रों को उद्घाटित किया है। यह वही नगर था जहाँ बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा था, वो था मोहनजोदड़ो। तो यहाँ से जो फैक्ट है वो जरूर क्वेश्चन बन सकते उपनाम से और क्या विशेषता है। मोहनजोदड़ो से महत्वपूर्ण साक्ष्य, मोहनजोदड़ो से यूनिफॉर्म प्रतीक वाले 2 चांदी की मोहर मिली है। मोहनजोदड़ो से यूनिफॉर्म प्रतीक वाली 2 चांदी की मोहर मिली है। यहाँ से सिंधु सभ्यता का सबसे अधिक भारी बटखरा भी मिला है। भले ही कपास उत्पादन का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है, लेकिन वस्त्र निर्माण के बारे में सूती कपड़ा हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। मलेरिया बीमारी का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है, मोहनजोदड़ो। बुने कपड़े का विश्व प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। एक मोहर पर सुमेरियन नार्व का चित्रकरण हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। चांदी की कलश और शिलाजीत भी हमें मोहनजोदड़ो से। अन्नागार भी हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सबसे बड़ी इमारती संरचना थी 20 खंभों वाला सभा भवन। मैक ने अपनी पुस्तक फर्दर इक्वेशन और मोहनजोदड़ो में बाजार कहा है। विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण मोहनजोदड़ो से मिला है। एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर एक व्यक्ति 2 बाघों से लड़ते हुए अंकित हुआ है। मोहनजोदड़ो के मृदभांड में कांच के समान औपकारी ग्लेजिंग भी की गई है। विश्व में औपकारी का पहला प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। अन्य प्रमुख प्राप्तियों में बहुमंजिली इमारतों के साक्ष्य, पुरोहित आवास, पुरोहितों का विद्यालय और पुरोहितों राजों की मूर्ति, कुम्भकारों की बस्ती, तांबे के हेयरपिन, बड़ी संख्या में कुओं की प्राप्ति, तांबे की हेयरपिन, बड़ी संख्या में कुओं की प्राप्ति और 2000 आवास गृह, 700 कुएं, 8 कक्षों वाला स्नानागार अभिलेख, कुम्भकार के 6 ईंट के भट्टे, कांस्य कुल्हाड़ी, कांस्य के नर्तकी, जो डांसिंग गर्ल्स, पशुपति की मुहूर, वृक्ष स्नानागार हमें कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो तांबे की चौकार गोटी भी मिली है। पशु चिन्ह के लिपि उत्करण भी हमें मिले हैं। HR1 VSODK मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीलों को मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले को HR VSODK क्षेत्रों में विभाजित किया गया। HR क्षेत्र से ही कांस्य का नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो डांसिंग गर्ल्स है वो HR क्षेत्र से मिली है। मोहनजोदड़ो से कोई भी कब्रिस्तान है वो नहीं मिला। मोहनजोदड़ो का वृक्ष स्नानागार किले के अंदर था, सार्वजनिक था। विशेषता, सबसे महत्वपूर्ण इमारत जिसे जॉन मार्शल ने क्या कहा? आश्चर्यजनक निर्माण का था इस वृक्ष स्नानागार को। देखो, उत्तर में सीढ़ियां, दक्षिण में सीढ़ियां। जल निकासी कहाँ है? पश्चिम की तरफ है। लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है? 14.5 गुना 7 गुना 2.4 मीटर लंबाई, चौड़ाई, गहराई है। स्नानागार में प्रवेश हेतु उत्तर, दक्षिण, पूर्व में प्रवेश द्वार बने थे। स्नानागार करने के लिए उत्तर और दक्षिण और पूर्व में प्रवेश द्वार बने हुए थे। जलाशय की फर्श की ईंटों की बनी हुई थी। फर्श की जुड़ाई बिटमुन्स और जिप्सम से की गई थी। स्नानागार उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण सीढ़ियां बनाई गई थी। जल निकासी दक्षिण पश्चिम में थी। स्नानागार के बगल में कमरा था जिसे कुआं भी था। इस कुएं में पानी भर जाता था। स्नानागार की छत लकड़ी की बनी हुई थी। जिसने उत्खनन किया उनके नाम पर नामकरण किया, जैसे HR
राजगुरु के.एन. दीक्षित, डीके क्षेत्र। कालीबंगा के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।